नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस शानदार और इस बेहतरीन सी क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि YouTube पर हमारी कक्षा 12 की पूरी फिजिक्स एकदम क्रम से चल रही है और उसी कड़ी में आज पहले चैप्टर का ये 6वां लेक्चर है। और अगर आपने पहले 5 लेक्चर नहीं देखे तो जाकर उन्हें पहले क्रम से देख करके आइए, ठीक है। और आज के वीडियो का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी जिस डेरिवेशन में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कन्फ्यूज ही रहते हैं। लेकिन मैं सारी कन्फ्यूजन ख़त्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले वो चीज़ें बता दूंगा आपको जो इस डेरिवेशन को समझने के लिए ज़रूरी है। और ये डेरिवेशन आपको बड़ी ही आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इस क्लास को देखने के बाद आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, मैंने मुझे भी समझ में आ गया। तो यकीन मानिए बहुत ही सरल तरीके से समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको जो बेसिक चीज़ें आनी चाहिए उन्हें 2 मिनट में देख लेते हैं भाई। देखो, आपको एक तो कंपोनेंट डिवाइड करना आना चाहिए, यानी किसी भी राशि को 2 घटकों में कैसे वियोजित करते हैं। जैसे मैं बल का उदाहरण देकर के समझाने वाला हूं, हालांकि हमारे डेरिवेशन में वैद्युत क्षेत्र के करने होंगे, ठीक। जैसे मान लेते हैं ये कोई सतह है और इस सतह पर एक वस्तु रखी हुई है और अगर इस वस्तु पर हम इधर बल लगाएंगे तो वस्तु आगे बढ़ेगी और अगर इस वस्तु पर इधर ना बल लगाकर इधर बल लगाएंगे तो वस्तु ऊपर उठेगी। सीधी सी बात है। और अगर इधर बल ना लगाकर ऐसे तिरछा बल लगाया जाएगा तो वस्तु ऐसी उठेगी। ना मानो तो अभी मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली समझाए दे रहा हूं। देखो ध्यान से। जैसे मान लो मेरे पास ये डब्बा है और इस डब्बे में अगर मैं इधर बल लगाऊं तो मेरी तरफ बढ़ेगा, ऊपर बल लगाऊं तो ऊपर उठेगा, लेकिन मैं बल लगाऊंगा ही नहीं। मैं बल लगा रहा हूं तिरछा ऐसे करके। अब देखो डब्बा मेरी तरफ भी बढ़ा है और डब्बा ऊपर भी उठा है। देखना ध्यान से, इधर भी बढ़ेगा, ऊपर भी थोड़ा उठ जाएगा। तिरछा बल लगा रहे ना, मैंने मेरी तरफ भी बढ़ा और ऊपर भी उठा। तो जब जब भी भाई तिरछा बल लगेगा तो वो बल इधर भी असर डालेगा, इधर भी असर डालेगा। तो वही हम देखने वाले हैं, जो बीच वाला बल है वो इधर कितना असर डाल रहा और इधर कितना असर डाल रहा। अब देखेंगे ध्यान से, अगर ये वाला कोण थीटा है तो वही देखने वाले हैं ध्यान से। वस्तु को ऐसे ही मान लेते हैं। ये अगर ये कोण थीटा है तो इधर भी असर पड़ेगा, इधर भी पड़ेगा। कितना पड़ेगा उसे देख लेते हैं। यहीं दोबारा हम वस्तु बना देंगे ऐसे करके। इधर भी असर पड़ता है और इधर भी असर पड़ता है। कहें इधर भी बल लग जाता है तभी तो आगे बढ़ जाती है, ऊपर भी बल लग जाता है तभी तो ऊपर भी थोड़ा उठ जाती है। अच्छा, इधर जो बल होता है वो होता है एफ कॉस थीटा और इधर होता है एफ साइन थीटा। अब ये कैसे होता है, कक्षा 11 की फिजिक्स पढ़ के आओ। मैं आपको केवल फैक्चुअली बता रहा हूं कि ऐसा होता है। अगर आपको डिटेल में समझना है फिर भाई एक लेक्चर पूरी वीडियो देख के आओ मेरी, ठीक। अब देखना है ध्यान से। मैंने सिर्फ ये बताया कि इस बल के 2 लंबवत दिशाओं में कौन से घटक होते हैं, यानी इसी बल को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, एक क्षैतिज दिशा में, एक ऊर्ध्वाधर दिशा में। क्षैतिज टुकड़े का मान है एफ कॉस थीटा, ऊर्ध्वाधर का मान है एफ साइन थीटा। और जो टुकड़े किए हैं ना, इन टुकड़ों को ही कहते हैं घटक करना, यानी 2 घटकों में बांट दिया। और घटकों में बांटने को ही कहते हैं घटकों में वियोजित करना। तो घटकों में वियोजित कर दिया हमने भाई इस मामले को, ठीक है। तो ऐसे होता है घटकों में वियोजित। अगर ऐसा चित्र ना होता, 1 मिनट देख के और चलेंगे। अगर मान लो नीचे बल एफ लग रहा होता और मैंने कह दिया ये वाला कोण थीटा होता, तो अब एक इधर घटक होता, एक घटक इधर आता। तो कोई मुझे बताएगा ये घटक कितना होगा? ये घटक होगा एफ कॉस थीटा और इधर वाला घटक कितना होगा? ये होगा एफ साइन थीटा, ठीक है। अब ये याद कैसे रखें, कैसे मैंने लिख दिया एफ कॉस थीटा? तो देखो कुछ भी नहीं होता, जो बल होता है उसी में साइन थीटा लग जाता है एक तरफ कॉस थीटा लग जाता है। अब किधर कोस लगता है किधर साइन लगता है वो देखेंगे ध्यान से। देखो कोण इस वाली रेखा के पास है, इधर कोस लगा है, तो हम कहेंगे कोण जिधर पॉस होता है उधर ही कॉस होता है। पॉस माने पास, धीरे से समझो, धीरे से। कोण जिधर पॉस होता है उधर ही कॉस होता है। कोण इस रेखा के पास था तो इस रेखा पे कॉस था,
और कोण जिससे दूर होता है उधर साइन होता है, एक ही तो रह गया। अब देखो कोण हमारा किधर, इस रेखा के पास है तो इसी में लगेगा कॉस, इसके दूर है तो इसमें लगेगा साइन। एक चित्र और देख लेते हैं। मान लो बल इधर लग रहा होता और मैंने कोण दे दिया ये थीटा, बल एफ है, दो टुकड़ों में बांटना है तो आप कहेंगे सर एक टुकड़ा नीचे आएगा और एक टुकड़ा इधर जाएगा, यानी एक घटक ऐसा जाएगा और एक घटक ऐसा जाएगा। ये वाला घटक में भी एफ होगा, इसमें भी एफ होगा। साइन कॉस किधर किधर होंगे, जिधर से कोण पास है उधर ही भाई कॉस है, और जिधर से कोण दूर है उधर साइन है। अब घटकों में बांटना सीख गए होंगे आप, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि इतना मैंने बहुत बता दिया है जो डेरिवेशन को समझने के लिए जरूरी है उस हिसाब से। ठीक, अच्छा ये चीज़ तो आपको आनी चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ आनी चाहिए, हालांकि बेसिक चीज़ें हैं, ये आती भी होंगी कई लोगों को, जिन्हें आती हैं भाई वीडियो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं 1 मिनट और उसके आगे देख लेना। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगर मान लो ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक रेखा ऐसे खींच दें तो ये कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होता है, यानी ये कोण जितना होगा उतना ही कोण ये होने वाला है। ठीक, एक चीज और देख लो, अगर मान लो ऐसी कोई जेड जैसी आकृति बने कहीं डेरिवेशन में, तो ये वाला कोण अगर थीटा है तो हम इसे भी थीटा कहेंगे। ये वाली दोनों बातें भी आनी चाहिए, हालांकि बेसिक चीजें हैं। ठीक, अच्छा समकोण त्रिभुज तो सबने देखा होगा, एक एक बच्चे ने देखा होगा एकदम कतई बेहतरीन तरीके से। ये देखो, ये है समकोण त्रिभुज, ये कोण है 90 अंश का। अगर लंब की लंबाई l है, आधार की लंबाई r है, तो भाई कर्ण की लंबाई कितनी होगी बता दे कोई। कर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट के अंदर पहले वाले का वर्ग प्लस दूसरे वाले का वर्ग। अगर इतनी चीजें आपको आती हैं तो समझ लीजिए कि डेरिवेशन आपके हाथ में है और आपको ये डेरिवेशन बड़ी ही आसान भाषा में समझ में आने वाला है। ठीक है, तो फिर हेडिंग डाल लेंगे अब अगले डेरिवेशन की। हेडिंग क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हालांकि लंबी चौड़ी है लेकिन समझ में बड़ी आसानी से आ जाएगी। तो फिर हेडिंग डाल ली होगी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कुछ भी नहीं ये सब देखना है, पहले पूरी बात को समझना है ध्यान से, उसके बाद ही ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ये दिख रहा तीर इधर निकला, इधर निकला, इधर निकला, इधर निकला, तो उल्टे सीधे तीर लगा रखे हैं, ये सब समझ में आ जाएंगे बड़ी आसान भाषा में, बशर्ते आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना भाई। देखो इधर ध्यान से, वैद्युत द्विध्रुव बना लो, वैद्युत द्विध्रुव। मैं इस चित्र में जो कुछ भी किया है उसको स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं। पहले तो ये है एक वैद्युत द्विध्रुव, इसके आवेश है -q तथा +q, इनके बीच की दूरी 2l है, यानी l इधर बांट देते हैं, l इधर बांट देते हैं, बीच में एक बिंदु रख देते हैं O। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। के कारण निरक्षी स्थिति में, कल हम अच्छी स्थिति में पता कर चुके हैं, इधर बिंदु P लिया था अक्ष पे, और आज करेंगे निरक्ष पे। निरक्ष पे माने एक लंबवत अक्ष पर, यहां पर कोई बिंदु एक लेंगे जिसका नाम है P, और उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस वाले बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या लगाने वाले हैं वही, पहले +q आवेश के कारण पता कर लेंगे यहाँ पे, फिर -q आवेश के कारण पता कर लेंगे यहाँ पे, फिर टोटल पता कर लेंगे यानी परिणामी पता कर लेंगे। अच्छा, इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे वो चित्र ना देखो अभी, वो धीरे धीरे इसी चित्र को बदल देंगे हम, इस चित्र को ऐसे में बदल देंगे, देखते रहना ध्यान से। थ्योरी हम पता क्या लिखेंगे, माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश -q तथा +q हैं, इनके बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर, यहां से मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। बताओ थ्योरी आसान है कतई एकदम की नहीं, एक बार और बताएंगे भाई। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश -q तथा +q हैं, इनके बीच की दूरी 2l है तथा मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, और यही बात मैंने लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ लेना। इतनी थ्योरी लिखने के बाद आपका डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए, या कहें डेरिवेशन पूरा करने के लिए, चित्र को इतना करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा वो देख लेते हैं एक बार।
अब हम करने क्या वाले हैं, पहले इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ निकालेंगे, फिर इस माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ निकालेंगे, फिर परिणामी निकालेंगे। कोई मुझे ये बताए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी। भाई अगर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर निकालनी है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी तो पता करनी होगी। तो मैं समकोण त्रिभुज में अभी सिखा के आया, अगर ये R है और ये L है तो ये वाली दूरी √r² प्लस L² होती है, यानी वर्गमूल के भीतर दोनों का वर्ग होकर के जुड़ जाता है। ठीक, और वही काम मैंने यहाँ किया हुआ है, कुछ नहीं, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है, ध्यान से देखना है, और यहाँ से R दूरी पर कोई बिंदु P है। ये दूरी कितनी है, R दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, और इस प्लस क्यू आवेश से लेकर के बिंदु P तक की दूरी हमने निकाल ली। कैसे, हमें ये R पता है, ये L पता है, तो ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की √r² प्लस L² होगी। सेम ऐसा ही इधर माइनस क्यू से लेकर P तक की दूरी पता होनी चाहिए, वो R पता, L पता, तो ये वाली भी पता हो गई। क्या ये नीचे का चित्र और ये दो दूरियां समझ में आ गई? बस अभी ये सारी चीजें भी समझ में आएंगी। ठीक, अब देखो इधर ये है वैद्युत द्विध्रुव, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये है बिंदु P। अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? सर बाहर की ओर होगी, क्योंकि धन आवेश से बाहर की ओर होती है। मैंने बताई हमेशा प्लस क्यू आवेश से दूर की ओर। वैसे ही मैंने आवेश को प्लस क्यू यहाँ दिखाया है, और इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? बाहर होगी, E1। अभी केवल E1 को देखो, बाकी सब कुछ भूल जाओ, सब भूल जाओ। तो इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा? उधर, E1। अच्छा, एक चीज और देखना, यहां माइनस क्यू आवेश रखा, इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसे माना मैंने E2, उसे E2 माना, तो माइनस का आवेश है, मैंने कहा ऋण आवेश की ओर होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इधर होगी, माइनस क्यू आवेश के कारण, और प्लस क्यू आवेश के कारण इधर होगी। बताओ ये नीला वाला तीर और ये लाल वाला तीर समझ में आया? अभी इन पर फोकस ना करो, जो बाकी रह गए वो भी समझ में आएंगे। अब मैंने ये वाला कोण माना थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो ये सेम त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कोण थीटा तो ये वाला कोण भी थीटा हो गया। ठीक, अब मैंने तुम्हें बताया, देखो ध्यान से, ये देखो जेड जैसी आकृति बन रही है, ऐसा बवाल है। ये कोण थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा। बताओ ये वाला थीटा समझ में आया? एकदम समझ में आ गया सर। अच्छा, अब ये वाली लाइन देखो जिस पर डबल तीर लगे, ठीक, और एक नीचे वैद्युत द्विध्रुव वाली लाइन है, ठीक, और उसी में क्या है, उसी में क्या है, ये डॉट डॉट लाइन है और ये गई E1 वाली। ध्यान से देखना ये चित्र, ये है वैद्युत द्विध्रुव, ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये रेखा और द्विध्रुव वाली रेखा बिल्कुल समांतर हैं, तो ये वाली रेखा गई बिल्कुल, तो ये कोण थीटा तो ये वाला कोण भी थीटा होगा। अच्छा, मेरे ख्याल से इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। अब देखना है ध्यान से, अब जो E1 है तिरछा है, मैंने टुकड़े करने बताए हैं भाई आपको। E1 को देखना, अगर E1 ऐसा है और ये कोण थीटा है, तो अगर E1 के दो टुकड़े करने हों तो आप जानते हैं भाई, एक टुकड़ा ऊपर जाएगा, एक टुकड़ा इधर जाएगा। इधर जो टुकड़ा जाएगा उसमें भी आगे E1 आएगा, इधर जो टुकड़ा आएगा उसमें भी E1 आएगा। जो कोण के पास होगा उधर कॉस होगा, जो कोण से दूर होगा उधर साइन होगा। इतनी बात तो सिखा के आ रहे हैं। तो वही मैंने प्लस क्यू आवेश के कारण जो E1 है, उस E1 के दो टुकड़े कर दिए, या कहें दो घटकों में वियोजित कर दिया है। एक घटक ऊपर चला गया, एक घटक इधर आ गया। इधर जो आया है वो है E1 cos थीटा। ये नीला मत देखो, केवल ये देखो E1 का इधर आया है E1 cos थीटा, और जो कोण से दूर है वो है E2 cos थीटा। अब सेम जो काम E1 के दो टुकड़े किए वैसे E2 के करते हैं। E2 के साथ मामला देखना कैसा है, ऐसा है, ये है E2 और ये कोण है थीटा। ये वाला चित्र देखो, यहाँ पर E2 इधर है, तो इधर दो टुकड़े करेंगे तो जो इधर आएगा वो होगा E1 sin थीटा, और इधर आएगा E2 cos थीटा। cos थीटा उधर cos थीटा लगता है जो कोण के पास होता है, जो कोण से दूर होता है उधर E1 sin थीटा लगता है। तो बताओ क्या E2 को भी दो टुकड़ों में बांट लिया?
अब इस नीले वाले के ऊपर ही लाल वाला चढ़ा दिया, क्यों? क्योंकि उधर E2 का भी एक टुकड़ा आ रहा है, E1 का भी एक टुकड़ा आ रहा है, तो दोनों टुकड़े क्या होंगे, इस दिशा में जुड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो मेरे ख्याल से अब ये पूरा का पूरा चित्र मैंने तुम्हें समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो भाई कमेंट कर देना। कुछ भी नहीं है, एक बार और देख लेते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इधर है, उसको दो टुकड़ों में, दो घटकों में बांट दिया, और माइनस क्यू आवेश के कारण इधर है, उसको भी दो घटकों में बांट दिया। ठीक, अब देखेंगे ध्यान से। प्लस क्यू आवेश के कारण E1 है। अब हम लिखेंगे, इतनी पूरी थ्योरी लिखने के बाद कि माना फलाना ये सब वैद्युत द्विध्रुव है और ये सब है, फिर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1 बराबर, भैया क्या होगी, E1 बराबर, एक बिंदु आवेश है ये प्लस क्यू, इसके कारण निकाल लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश है क्यू बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह पता क्या आएगा, आर वो दूरी होती है जो आवेश से बिंदु पी की होती है, यहाँ हमारी आवेश से बिंदु पी की दूरी है √r² प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पर भैया आर की जगह पर आएगा √ के अंदर r² प्लस एल स्क्वायर। थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, √ के अंदर आएगा r² प्लस एल स्क्वायर, और इसका आएगा स्क्वायर। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, स्क्वायर से वर्गमूल हट जाता, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं इसको, तो E1 बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे r² प्लस एल स्क्वायर। इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण हो गया है। अब देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होगी E2 बराबर, माइनस क्यू आवेश के कारण हमने E2 मानी है, तो लिखेंगे E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे r²। दूरी भाई माइनस क्यू की P से भी उतनी है जितनी उसकी है, तो वही आएगा √r² प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि r का मान या कहें दूरी का मान हमारा है √r² प्लस एल स्क्वायर। अब सीधी सी बात है, वर्ग से वर्गमूल हट जाता, हम डायरेक्ट यही क्यों ना लिखें, ये सब हटा देते हैं। इतना नोट करो तुम, फिर मैं ऊपर से जो है मामला मिटाता हूँ। चलो भाई, अब तो लिख लिया होगा, मैंने ये मिटा दिया, उस पर ध्यान नहीं देना। अभी जो लाइन लिखी हुई है मैंने, पहले इधर देखो, इधर देखो, जो E1 का मान हमने निकाला है वो इतना आया है, E2 का मान इतना आया। देखो दोनों मान सेम नहीं लग रहे हैं, सारी चीज़ें सेम है। इसका मतलब है कि E1 और E2 बराबर हैं। E1 बराबर क्या है, E2 है। अब इसमें देखना ध्यान से, E1 और E2 अगर बराबर हैं, साइन थीटा तो वैसे भी बराबर होते हैं, तो E1 साइन थीटा बराबर होगा E2 साइन थीटा। E1 और E2 बराबर हैं, तो E1 साइन थीटा भी और E2 साइन थीटा भी आपस में बराबर होंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखनी है आपको, पहले सुनो ये कहानी ध्यान से। मान लो आपके घर में एक स्मार्टफोन है, घर में 2 लोग हैं, मम्मी पापा हैं। अब मैं ये मान लेता हूँ कि मम्मी पापा दोनों बराबर ताकतवर हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं, ज़्यादातर रिसर्च में मम्मी कमज़ोर पाएंगी, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि मम्मी पापा दोनों बराबर ताकतवर हैं। एक फ़ोन है, मम्मी अपनी ओर खींच रही 10 न्यूटन के बल से और पापा अपनी ओर खींच रहे 10 न्यूटन के बल से, बताओ फ़ोन किसे मिलेगा? मम्मी अगर 10 न्यूटन के बल से खींचेंगी, पापा ने भी 10 न्यूटन का बल लगाया, फ़ोन है बीच में, इन्होंने लगाया 10 न्यूटन का बल और इधर लगा 10 न्यूटन का बल। बताओ भाई, इस फ़ोन पर इधर भी बल लग रहा, उधर भी बल लग रहा, फ़ोन कहीं जा ही नहीं रहा है। तो ये 10 न्यूटन का बल कहाँ जा रहा है?
ये बल एक दूसरे को खत्म करे दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों बल बराबर हैं और एक दूसरे की उल्टी दिशा में है। तो जो चीजें आपस में बराबर हों और एक दूसरे की उल्टी दिशा में हों, वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देती हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा मैंने दिखाया अभी बराबर हैं और एक दूसरे की उल्टी दिशा में हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे। अब देखो ध्यान से क्या लिखा है मैंने। चूंकि E1 बराबर E2 है, E1 बराबर E2 है, अतः E1 व E2 को घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा, E1 और E2 को घटकों में वियोजित करने पर ऊर्ध्वाधर घटक यानी खड़े खड़े वाले घटक कौन कौन से, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा आपस में बराबर होंगे और विपरीत दिशा में होंगे। इस कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, माने खत्म कर देंगे। वही बात लिखी, बराबर होंगे तथा विपरीत दिशाओं में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यानी E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को खत्म कर देंगे। अब सोचो ध्यान से, E1 के तो दो टुकड़े कर लिए इधर उधर, ये भी टुकड़ों में चला गया, ये खत्म हो गया, इसने इसको खत्म कर दिया। बताओ सब कुछ खत्म हो गया, केवल और केवल इतना ही बचा। तो हमारा कुल मिलाकर जो वैद्युत क्षेत्र बचा, या कहें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बची, वो इतनी ही बची। अब हम बस इतना ही लिखेंगे, क्या, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर, टोटल कितनी बची, इतनी बची, इसने इसे खत्म कर दिया, इन दोनों के तो पहले ही टुकड़े हो गए थे। E बराबर लिखेंगे क्या, ये जो बची है E2 cos थीटा प्लस E1 साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, E1 और E2 दोनों के मान बराबर है, रख लो। E2 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक, इंटू कॉस थीटा, सॉरी E1 साइन थीटा नहीं है, E1 कॉस थीटा ही है, कॉस थीटा। अच्छा, कॉस थीटा का मान कहाँ से लाएंगे, पहले तो ये भी सोचना होगा। इधर साइड में देखो, कॉस थीटा का मान पकड़ के लाते हैं। अगर कोई त्रिभुज है, तुमने खूब पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में, ये कोण है थीटा, ये है कर्ण अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये है आधार L। इधर वाला त्रिभुज देखो ध्यान से, ये आधार L है इतना, वो लंब है R, वो बना रहने दो, ये कर्ण की लंबाई है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इस त्रिभुज में बताओ कॉस थीटा बराबर कितना होगा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार है L बटे कर्ण है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। बताओ कॉस थीटा का मान पता चल गया, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस E1 का मान, मैंने बताया E1 और E2 बराबर है, तो जो E2 का मान रखा वही यहाँ पर E1 का मान रख दो। कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया, इंटू ये तो E2 का मान था, ये कॉस थीटा का मान था, E1 का मान इतना हो गया, कॉस थीटा का और रखना है, कॉस थीटा का मान L बटे ये, देखो थोड़ा यहीं पे रख लेते हैं, क्या, L बटे अंडर रूट में आएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसे मिटा के थोड़ा आगे बढ़ा दो, कॉस थीटा बराबर L बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक, ये मान रख दिया हमने। अब देखो ध्यान से, ये जो चीज लिखी है सेम चीज ये लिखी है, जैसे लिखा हो x प्लस x, तो उसके बदले में क्या लिख देते हैं हम, 2x, यानी x एक बार लिखते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, वही काम यहाँ करना है। इस पूरे की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, बराबर 2, और एक बार लिख दें क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q
अच्छा क्यू एल का गुणा कर दो आपस में, क्यू एल बटे, एक चीज और समझनी होगी अब, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ठीक, और है हमारे पास अंडर रूट का आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस कॉन्सेप्ट को और समझना होगा। ये इसकी पावर 1 मान लेते हैं, और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। इसकी पावर 1 मानेंगे और अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। आधार समान है तो घातें जुड़ती हैं, मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 और 1/2 दोनों जुड़ जाते हैं। ये 2 एकम 2 1 3/2। तो इस पूरे बवाल की जगह पर देखना मैं कितना लिखने जा रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस पूरे की पावर होगी 3/2, बस और कुछ भी नहीं। क्या हुआ, क्यू एल को ये लिख दिया, इस पूरे को ये लिख दिया, 1/4πε0 था, यानी ये चीज को ही 2 बार किया गया तो 2 का गुणा कर दिया बराबर। ऐसे और लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1/4πε0 इंटू 2QL कर दो, 2QL, और बटे में आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2। इतना कर लेंगे सभी लोग, फिर हम ऊपर से मिटाते हैं इसको। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या लिखेंगे, चूंकि एल छोटा है, चूंकि एल इज लेस देन आर, लेस देन नहीं, वेरी वेरी लेस देन आर, इसलिए क्या कहेंगे, एल स्क्वायर भी वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर होगा। एल अगर बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर और ज्यादा छोटा हो जाएगा, अतः एल स्क्वायर को नगण्य लेने पर, नगण्य लेने माने छोड़ देने पर, नगण्य लेने पर, ठीक, छोड़ दो भाई एल स्क्वायर को, नगण्य दे दो, तो ई बराबर जो बनेगा, ई बराबर ई चल रहा था हमारा, ई बराबर बनेगा 1/4πε0 इंटू 2QL, सब जानते हैं P बराबर 2QL होता, P बन गया, बटे यहां पर आएगा आर स्क्वायर और इसकी पावर आएगी 3/2। बोलो एल स्क्वायर को छोड़ दिया, कहीं खत्म। अब इस 2 से ये 2 कट जाता है, ठीक, गुणा होता है ना, तो बराबर आएगा 1/4πε0 इंटू P बटे, इस 2 से ये 2 कट जाएगा RQ। ई बराबर, पहुंच गए हम हमारे लक्ष्य तक इतनी गर्मी सहने के बाद। फिर क्या लिखेंगे हम, ये लिख देंगे, यही निरक्षीय स्थिति में, यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। जो कुछ भी लिखना चाहो तुम लिख सकते हो, एक लाइन लिख देंगे आराम से। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, शायद मैंने छोड़ दी है, उसे नोट में कर लेंगे, इसे मिटा देते हैं। ये डेरिवेशन नोट कर लेना, उसके बाद एक चीज लिख लेंगे नोट में। हमने तुम्हें ये बताया है वैद्युत द्विध्रुव पर बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर हमने बताया है तुम्हें PE sin थीटा। इसको वेक्टर रूप में नहीं बताया तो उसे वेक्टर रूप में भी लिख लेंगे, वेक्टर रूप में टाउ वेक्टर बराबर होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ये फार्मूला होता है सीधा सीधा, यानी टाउ पे वेक्टर लगा देंगे, P पे वेक्टर लगा देंगे, E पे वेक्टर, ये क्रॉस कर देंगे, ठीक। यानी इस चीज को ऐसे वेक्टर रूप में लिखा जाता है। कक्षा 11 में आपने वेक्टर रूप पढ़ा होगा, इसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। हालांकि आपने 11 में पढ़ रखा है तो बताने की कोई खास जरूरत नहीं थी।